कर्तव्य आईएएस अकादमी उज्जैन में आपका स्वागत है। आइए आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित एक प्रमुख टॉपिक जिसे हम कहते हैं भारत का राष्ट्रपति या राष्ट्रपति व प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि भारत की जो शक्ति है वो किसमें निहित है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, और हाँ, एक और बात जो आपने बहुत महत्वपूर्ण सुनी है कि भारत के राष्ट्रपति किसी की फांसी माफ कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा होता है? और यदि हो सकता है तो क्या परिस्थितियां होती होगी, उन सब चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो आइए अब हम टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। हम देखेंगे क्या हम प्रत्यक्ष रूप से भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं या नहीं लेते हैं। अगर नहीं लेते हैं तो कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। क्लियर है? चलिए, भारत के राष्ट्रपति, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान के भाग 5 में, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, 52 से लेकर 78, 52 से 78 तक जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का 52 से 78 मेरे बच्चों राष्ट्रपति हैं, जबकि इसी के बीच में आर्टिकल 63 से 74 तक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। क्या आपको पता है कि राष्ट्रपति जो है वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं? भारत के क्या होते हैं ये? प्रथम नागरिक, और देश की एकता, अखंडता और अक्षुण्णता बनाए रखने का एक अपने आप में ये प्रतीक होते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम जानते हैं कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव या द एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, ये होती क्या है। आपको पता होगा कि संपूर्ण भारत के 4 स्तंभ हैं। जैसे किसी बिल्डिंग होती है ना कोई, और उसके 4 खंबे होते हैं, वैसे ही संपूर्ण भारत को एक घर माना गया है और उस घर के भी 4 स्तंभ हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ जिसे आजकल हम देख रहे हैं कि वो स्तंभ थोड़ा सा डगमगा रहा है, उसे हम कहते हैं पत्रकारिता। समझ पा रहे हैं आप? और इस प्रकार से 4 स्तंभ है, उनमें से मैं प्रथम स्तंभ यानी कार्यपालिका की चर्चा आपसे कर रहा हूं। तो चलिए थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि कार्यपालिका जो है वो किससे मिलकर बनती है ना। कार्यपालिका आखिर होती क्या है और ये किससे मिलकर बनती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं द एग्जीक्यूटिव, और द एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा तो आपको बेहतरी समझ में आ जाएगा। इस कार्यपालिका के टोटल हम एक एक करके सभी अंगों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल नंबर हम लोग जो 52 देखने वाले हैं मेरे बच्चों, इसमें बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहां शेल बी शब्द का प्रयोग किया गया है। ये क्यों किया गया है मैं आगे चर्चा करूंगा आपसे। तो आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति, उसके बाद हम देखते हैं मेरे बच्चों आर्टिकल नंबर 63 में उपराष्ट्रपति, आर्टिकल नंबर 63 में उपराष्ट्रपति। क्लियर? जबकि आर्टिकल नंबर 74 और 75 में प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद, ये भी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होता है। अच्छा, यहां 2 आर्टिकल क्यों लिखे हैं? 2 आर्टिकल लिखने का कारण है कि आर्टिकल नंबर 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। आर्टिकल नंबर 74 में इसका वर्णन है, आगे हम विस्तार से इसको पढ़ेंगे। क्लियर है मेरे बच्चों? दूसरा, आर्टिकल नंबर 75 में कहा गया है कि
प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ये जो नियुक्ति शब्द है ना बेटा, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, उनको नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये क्या बात हुई, इसको हम आगे प्रधानमंत्री वाले सेशन में बेहतरी से समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो ये प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद। उसके बाद अगर हम देखें मेरे बच्चों, तो भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 76 को भी हम बेहतरी से समझने का प्रयास करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत का महान्यायवादी, ये जो आप देख पा रहे हैं ना मेरे बच्चों, यही चारों से सेक्टर मिलकर कार्यपालिका का निर्माण करते हैं और यही कार्यपालिका संपूर्ण भारत के रूल एंड रेगुलेशंस को बनाने और उनको रेडी करके भारत में लागू करने तक का काम करवाती है। लागू करवाने का काम किसी और संस्था का नहीं होता है, इसमें हम लोग सारे सिस्टम को मिलाकर ही कार्यपालिका के निर्माण को समझेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आपको यह बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी कि कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, उनका मंत्री परिषद और भारत के न्यायवादी। ये आर्टिकल स्पेशली ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां से एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अब हम वापस से हमारी स्लाइड पर आते हैं। अच्छा, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये एग्जीक्यूटिव सिस्टम है। यहां पर हमने अभी दो ही लोगों को शामिल किया है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। क्लियर है मेरे बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। देखिए, पूरे विश्व में दो प्रकार की शासन प्रणाली चलती है। एक होती है संसदीय सरकार और दूसरी होती है अध्यक्षात्मक सरकार। हमारे भारत में जो लागू है वह संसदीय व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? संसदीय व्यवस्था। तो आइए थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि यह संसदीय व्यवस्था क्या होती है और देश के किन किन क्षेत्रों में यह लागू है। क्लियर है? तो संसदीय व्यवस्था को जानने के लिए हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर यह आता है मेरे बच्चों कि संसदीय व्यवस्था के लिए किसी भी राज्य में या देश की बात हो रही है। राज्य मतलब आर्टिकल 12 को समझ रहा हूं मैं। आर्टिकल नंबर 12 में राज्य की जो परिभाषा दी गई है, मैं उसी आधार पर आपको राज्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। राज्य मतलब यहां देश होगा। तो संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। इलेक्टेड के अलावा कुछ नॉमिनेटेड भी होते हैं, उनको हम राष्ट्रपति में आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो इस अवस्था में हम लोग देखेंगे, हमने ये जो संसदीय व्यवस्था है मेरे बच्चों, संसदीय व्यवस्था जो है वो हमने ब्रिटेन की सरकार से ली है या ब्रिटेन से ग्रहण की है। संसदीय व्यवस्था हमने कहां से ली है मेरे बच्चों? ब्रिटेन से, ब्रिटेन से। क्लियर है? इसीलिए हम हमारे यहाँ की जो सरकार है या हमारे यहाँ की जो संसदीय प्रणाली है उसको हम लोग एक और नाम दे देते हैं वेस्ट मिंस्टर मॉडल। वेस्ट मिंस्टर मॉडल। क्लियर है? ये जहां पर वह स्थान है जहां पर ब्रिटेन की संसद मौजूद है। क्लियर है? तो वेस्ट मिंस्टर मॉडल हम इसको कह देते हैं मेरे बच्चों। इसको संसदीय व्यवस्था को सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि जो संसदीय व्यवस्था है वो वास्तव में कैबिनेट व्यवस्था है। वह कैसी व्यवस्था है मेरे बच्चों? कैबिनेट व्यवस्था है। सर आइवर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था नाम दिया है। ये चर्चा हम लोग आगे चलकर और विस्तार से संसदीय वाले चैप्टर में करेंगे। इसी को हम लोग उत्तरदायी सरकार भी कह सकते हैं। उत्तरदायी सरकार क्यों कह सकते हैं? क्योंकि संपूर्ण सरकार लोकसभा के प्रति यानी संसद के प्रति सामूहिक रूप से क्या होती है मेरे बच्चों? उत्तरदायी होती है। क्लियर है? क्या होती है?
उत्तरदायी होती है। आगे हम लोग और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो कौन कौन से देश में यह व्यवस्था लागू है, तो हम ले सकते हैं हमारे ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में यह व्यवस्था लागू है, हमारे भारत में यह व्यवस्था लागू है ना। और कौन सा ले सकते हैं आप, जापान ले सकते हैं, जापान में भी यही व्यवस्था लागू है। आप कनाडा ले सकते हैं, कनाडा में भी यही व्यवस्था लागू है। क्लियर है। इसको हम संसदीय व्यवस्था, वेस्टमिंस्टर मॉडल, कैबिनेट व्यवस्था या उत्तरदायी सरकार के रूप में जान सकते हैं। और यह भारत के, आप ब्रिटेन ले लीजिए, भारत है, जापान है, कनाडा है जैसे देशों में लागू है। वहीं इसके उलट अगर हम चलने का प्रयास करेंगे तो वैसे हम लोग टॉपिक से जो है आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हम अगर और इससे आगे समझने का प्रयास करें तो कुछ देशों में गैर संसदीय व्यवस्था है। जैसे गैर संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था जैसे कहां पर ले सकते हैं, जैसे आप ले लीजिए अमेरिका, है ना, अमेरिका में गैर संसदीय व्यवस्था है। क्लियर है। ये संसद वाले टॉपिक या संसदीय व्यवस्था वाले टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगा। अमेरिका ले लीजिए, उसके बाद आप ब्राजील ले लीजिए, है ना, आप रूस ले लीजिए, इसके बाद अपना जो पड़ोसी है ना श्रीलंका, उसको भी आप इस गैर संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत ले सकते हैं। तो मैंने आपको तीन चार उदाहरण ये बता दिए और 3-4 उदाहरण हम लोग ये ले सकते हैं, यहां पर गैर संसदीय व्यवस्था है। आइए हम अपने मेन टॉपिक पर वापस लौटते हैं। चलिए, तो ये होती है मेरे बच्चों संसदीय व्यवस्था। अभी हमें अध्यक्षात्मक व्यवस्था को समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वह राष्ट्रपति पर ही क्या है, पूरी तरीके से डिपेंड है। चलिए, आर्टिकल नंबर 52 देखिए मेरे बच्चों। आर्टिकल नंबर 52 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 52 कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए यहां पर एक शब्द प्रयोग किया गया है, शैल बी। कौन सा शब्द प्रयोग किया गया मेरे बच्चों? शैल बी। और इसका मतलब होता है होगा ही, होगा ही। अर्थात भारत के राष्ट्रपति का जो कुर्सी है, जो पद है, वह कभी भी खाली नहीं हो सकती, कभी भी खाली नहीं रह सकती। क्लियर है। उसको हमें कंप्लीटली पूरा तरीके से भरना ही पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि भारत का राष्ट्रपति मौजूद नहीं है, या उनका देहांत हो गया है, या महाभियोग द्वारा हटा दिए हैं, या वे किसी अन्य देश की यात्रा पर चले गए हैं, ऐसी कंडीशन में हम आगे चल के समझेंगे अनुच्छेद नंबर 65। अनुच्छेद नंबर 65 में यह व्यवस्था की गई है कि भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेगा, राष्ट्रपति का पद संभालेगा। और ये अधिकतम 6 महीने तक संभाल सकते हैं। 6 महीने के भीतर किसी भी कंडीशन में राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन करवाना अनिवार्य हो जाएगा। यही बात इस शब्द में छुपी हुई है, जिसको हम कह रहे हैं शैल बी, या होगा ही, होगा ही। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर कौन सा कह रहा है मेरे बच्चों? 52। क्या कह रहा है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा ही। क्लियर है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि भारत का राष्ट्रपति क्या क्या। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है। देश का क्या है? प्रथम नागरिक है। क्लियर है। दूसरा, भारत का जो राष्ट्रपति है मेरे बच्चों, वह संसद का अंग है। वह संसद का क्या है? अंग है। अच्छा, संसद का अंग कैसे है? क्योंकि आपने देखा होगा कि संसद का जो निर्माण है वह दो सदनों और एक राष्ट्रपति द्वारा मिलकर बनती है। यानी हम देख सकते हैं राज्यसभा, स्टेट ऑफ काउंसिल, और दूसरा लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, और तीसरा हम देख सकते हैं मेरे बच्चों राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर ही भारतीय संसद का क्या होता है? निर्माण होता है। इसलिए हम कहते हैं कि राष्ट्रपति हमारा जो है वह संसद का क्या है मेरे बच्चों? अंग है। बात समझ पा रहे हैं क्या? ये वाला जो प्रश्न, ये जो पॉइंट है, यह एमपीपीएससी 2023 में पूछा गया, जो 17 दिसंबर को पेपर हुआ था। 2023 एमपीपीएससी कि भारतीय संसद का निर्माण
किन से मिलकर होता है, तो वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार राज्यसभा एक सदन है, उसे नहीं हटाया जा सकता, लोकसभा नहीं हटाई जा सकती, उसी प्रकार से राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग है, जिसे भिन्न नहीं किया जा सकता। और अगर हम बात करें तो भारत का राष्ट्रपति सभी सेनाओं का, यानी तीनों, जल, थल और वायु, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। सर्वोच्च क्या होता है मेरे बच्चों? सेनापति, जिसको हम लोग कहते हैं सुप्रीम कमांडर होता है। क्या होता है? सुप्रीम कमांडर होता है। अगला अगर हम देखें तो भारत का राष्ट्रपति भारत सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। कैसा प्रमुख होता है? वास्तविक प्रमुख होता है। क्लियर है? भारत का राष्ट्रपति कैसा होता है? वास्तविक। हालांकि यह नाम मात्र का वास्तविक प्रमुख होता है, क्योंकि इस पूरे सिस्टम को, सरकार को चलाने के लिए हमारे यहां मंत्री परिषद की व्यवस्था है, जो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, आर्टिकल 74, हम फिर वहीं चलेंगे, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग जो है अब अपने भारत के राष्ट्रपति के संवैधानिक और उनके जो है कानूनी प्रावधानों की हम चर्चा करते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया मेरे बच्चों कि आर्टिकल नंबर 52 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्लियर है? और आर्टिकल नंबर 53 में जब हम जाते हैं, 53 मतलब 53 में, तो यहां लिखा हुआ है कि भारत संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका उपयोग या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ के द्वारा करेगा। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति की जो शक्ति, जो संघ की जो कार्यपालिक शक्ति है, वो पूरी तरीके से किस में निहित होती मेरे बच्चों? राष्ट्रपति में निहित होती है। और दूसरा कि वह या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारियों को नियुक्त करके उसका प्रयोग करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आर्टिकल 74 के द्वारा कहा गया कि मंत्री परिषद होगी जो राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देगी। और उधर अगर हम चलते हैं तो 75 में कहा गया है, 75 में, कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति अपनी सहायता के लिए और सलाह लेने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा, तो वो एक प्रकार से अधीनस्थ अधिकारियों के रूप में काम करेंगे। जैसे हर राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राज्यपाल के माध्यम से उस राज्य की सारी स्थिति की जानकारी लेते रहते हैं, उस राज्य का संचालन करते रहते हैं। क्लियर है? आइए अब हम लोग आर्टिकल नंबर 54 में देखते हैं। देखिए, आर्टिकल नंबर 54 में स्पष्ट बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन कौन करेगा। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन कौन करेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करेगा। दूसरा हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव की विधि यानी प्रोसीजर क्या होगी, है ना, कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। उसके बाद 56 में बताया गया कि राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होगा। उसके बाद 57 में कौन व्यक्ति पुनर्निर्वाचन, जैसे अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से अधिक निर्वाचित नहीं हो सकता। राष्ट्रपति का पद 2 बार से अधिक अमेरिका में नहीं ले सकता एक ही व्यक्ति। लेकिन हमारे भारत में क्या व्यवस्था है उसको हम चलेंगे और चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है ना, और कई बार राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और 58 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए अहर्ताएं क्या क्या होगी, है ना। ये सारी चीजें तो कानून में बताई गई, मतलब संविधान में बताई गई है। क्लियर है? लेकिन संविधान में जितनी चीजें बताई गई है ये ना काफी थी, इसलिए हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 लागू किया। और इसके माध्यम से देखिए समय समय पर इसमें संशोधन भी हुए हैं, लेकिन ज्यादातर चुनाव की प्रक्रिया जो है वो इसी के माध्यम से होती है। इस कानून का नाम है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952। क्लियर है? तो इसके बारे में हम लोग चर्चा अभी विस्तार से करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे आर्टिकल नंबर 54 पर। क्लियर है?
देखिए आर्टिकल नंबर 54 में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है कि अप्रत्यक्ष चुनाव और निर्वाचक मंडल। इसका मतलब यह है कि भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है, पहली बात तो वह अप्रत्यक्ष होगा, पहली बात तो वह अप्रत्यक्ष होगा, दूसरा गुप्त मतदान से होगा, है ना, गुप्त मतदान से होगा, क्लियर है। तीसरा अगर हम देखेंगे तो वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होगा, प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये क्या चीज है, इसको हम आगे चलकर अभी विस्तार से समझेंगे। फिर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली रहेगी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। क्या होता है इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले ये समझ रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट वोटिंग नहीं करता है। जैसे मुझे अगर मैं चाहता हूं कि मैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लूं, तो मैं ऐसे भाग नहीं ले सकता। मैं चुनाव में भाग लेने के लिए मुझे या तो सांसद होना पड़ेगा, एमपीज होना पड़ेगा, या तो एमएलएस बनना पड़ेगा, क्योंकि यही दो लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं मेरे बच्चों, पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है। तो मान लीजिए कि हम उज्जैन के लोग हैं। अब उज्जैन के लोग किस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, तो हमने क्या किया, जैसे अभी वर्तमान में हमारे उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के जो सांसद है अनिल फिरोजिया जी, अब हमने क्या किया, सभी ने मिलकर, जैसे उज्जैन संसदीय क्षेत्र की जनता ने अपना वोट दिया है, किसको दिया है, अनिल फिरोजिया जी को, है ना। और अनिल फिरोजिया जी हम उज्जैन के सभी संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से, क्योंकि वो हमारे प्रतिनिधि हैं, तो हमारी जनता की तरफ से वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि उज्जैन की जनता ने डायरेक्टली राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग नहीं की, जबकि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ने की। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, जैसे अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, उज्जैन दक्षिण जो है, उज्जैन दक्षिण से डॉक्टर मोहन यादव हमारे विधायक चुन के आए, और उसके बाद अभी वो मध्य प्रदेश के क्या हुए हैं, मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो हमारे उज्जैन दक्षिण की जनता अगर वोट करना चाहती है तो वो वोट नहीं करेगी। हमने अपने प्रतिनिधि को चुन लिया है, डॉक्टर मोहन यादव को, और डॉक्टर मोहन यादव इस संपूर्ण उज्जैन दक्षिण की जनता की तरफ से राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे और कहेंगे कि हाँ, ये हमारी जनता का भरोसा है कि मुझे चुनकर भेजा, और मैं उनका भरोसा कायम रखने के लिए एक अच्छे, नेक और सच्चे ईमानदार राष्ट्रपति का चयन करूंगा। उज्जैन उत्तर में चलते हैं। उज्जैन उत्तर में जो अभी जो इलेक्ट होकर आए हैं, अनिल जैन कालूहेड़ा, नाम सुना होगा आपने। उनका जो है बीजेपी की तरफ से वो वोट में जो है कैंडिडेट्स बने थे और जीतकर विधायक बने हैं। अब अगर उज्जैन उत्तर की जनता वोट देना चाहती है, उज्जैन उत्तर की जनता वोट देना चाहती है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो वो डायरेक्ट नहीं दे सकती। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने अपने प्रतिनिधि को चुन लिया है और हमारा प्रतिनिधि फिर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। इसीलिए इसे कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। जैसे घटिया के लोग हैं, है ना, घटिया जिसको प्रतापनगर कहते हैं, घटिया के लोग वोट देना चाहते राष्ट्रपति के चुनाव में, डायरेक्ट नहीं दे सकते। उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट्स को इलेक्ट किया है, सतीश मालवी, और सतीश मालवी जी जो है वो जाकर वोट देंगे कहां पर, राष्ट्रपति के चुनाव में, और वो कहेंगे कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के जनता ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं उनका भरोसा कायम रखने के लिए देश का जो प्रमुख चुनूंगा वो एक नेक ईमानदार व्यक्ति होगा। समझ पा रहे हैं आप बात को। इसीलिए इसको कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन भाग लेता है। देखिए, निर्वाचक मंडल, हम लोग इसको इंग्लिश में इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, और ये आर्टिकल नंबर 54 में निर्धारित है। इसमें राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मतलब राज्य की, जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है, वहां के जो विधायक हैं, यानी विधानसभा के सदस्य क्या कहलाते हैं, विधायक कहलाते हैं। तो विधायक जो है वो निर्वाचित होकर जो गए हैं, वही लोग राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा हम देख सकते हैं दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी के भी आप ध्यान रखिए, दिल्ली और पुडुचेरी, वैसे सभी केंद्र शासित प्रदेशों के
प्रतिनिधि इस चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधायक होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव, यानी ये दो केंद्र शासित प्रदेश भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होता है। इसका प्रावधान हमने 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया। यानी अगर प्रश्न पूछे कि बताइए कि दिल्ली और पुडुचेरी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कब से शामिल हुआ, तो आप कहेंगे कि वह 1992 से शुरू हुआ। क्लियर है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदन मतलब राज्यसभा भी और लोकसभा भी, राज्यसभा भी और लोकसभा भी। क्लियर है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं। मनोनीत सदस्य का मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में और 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। अब ये क्या बला है मनोनीत करना, मतलब कि हमारे संसदीय व्यवस्था में राज्यसभा में कुल 250 सीटें हैं, उनमें से 238 के लिए ही क्या होता है चुनाव, और 12 रिजर्व होती है उन लोगों के लिए जो बहुत अच्छा काम अपने क्षेत्र में करते हैं, जैसे कला के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ऐसे विज्ञान के क्षेत्र में, जिन जिन क्षेत्रों में वो अच्छा काम करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं सचिन तेंदुलकर जी। सचिन तेंदुलकर जी कला के क्षेत्र में, अपना स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपना योगदान दे चुके हैं। आजकल तो उन्हें हम जो है क्रिकेट का भगवान भी मानते हैं। तो राष्ट्रपति ने मान लीजिए कि उन्हें राज्यसभा का उन्हें कह दिया कि भैया बहुत योग्य व्यक्ति हैं और इनको हमें राज्यसभा का क्या बनाना चाहिए, सांसद, तो राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत कर देंगे। अच्छा, मनोनीत किया मतलब राष्ट्रपति ने अपने विवेक से कर दिया, तो किसी जनता ने वोट दिया क्या? नहीं। जबकि राष्ट्रपति तो संपूर्ण भारत के होंगे, तो जनता के प्रतिनिधि के रूप में आना चाहिए, इसलिए वह इस चुनाव में भाग नहीं ले सकते। बात समझ पा रहे हैं आप? उसके बाद राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं। इसको मैं थोड़ा सा आपको अलग फैक्टर से समझाने का प्रयास करता हूं कि कौन भाग लेगा और कौन भाग नहीं लेगा। तो जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे पहले उनको समझ लीजिए, है ना, कि भाग लेंगे, ठीक है, चुनाव में भाग लेंगे। क्लियर है। इसमें पहला व्यक्ति होगा कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। क्लियर है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लाइक लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर है। दूसरा, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्लियर है। यानी कि इनमें से किसी में भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेगा, क्लियर आई बात समझ में? आप बात को समझ पा रहे हैं? ओके, वेरी गुड। अब दूसरा हमले कौन भाग नहीं लेगा, तो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो राज्य की विधानसभाओं के भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। दूसरा, आपने देखा होगा कि राज्य का विधानमंडल के भी 2 अंग हैं, विधान परिषद और विधानसभा, तो यहां विधान परिषद के लोग भी भाग नहीं लेते हैं, विधान परिषद के लोग भी भाग नहीं लेते हैं। इस प्रकार से राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज बनकर तैयार हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं आप? आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देख रहे हैं राज्य की विधान परिषदों के सदस्य निर्वाचक मंडल में हिस्सा नहीं लेते हैं। विधान परिषदों में आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अप्रत्यक्ष चुनाव और निर्वाचक मंडल के अंतर्गत कौन कौन कितने सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहां देखिए मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये कि हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में कुल 4809 सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। 4809 सदस्य इस चुनाव में भाग लेते हैं। उनमें से संसद के कुल 776 यानी कि 776 सांसद भाग लेते हैं। किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। इसमें से लोकसभा में से कितने? 543। अच्छा, 543 क्यों मेरे बच्चों? मैंने आपको अभी बताया कि 2 मनोनीत होते हैं और वो भाग नहीं लेते, क्योंकि लोकसभा का टोटल मेंबर कितने हैं? 545।
जबकि राज्यसभा के कुल 233 सदस्य भाग लेते हैं। 233 क्यों लेते हैं 250 में से? क्योंकि 12 सदस्यों का तो मनोनय होता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और अभी 5 सीटों को आवंटित नहीं किया गया है, इसलिए वह भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, विधानसभाओं के कुल कितने सदस्य? तो 4033 सदस्य टोटल विधानसभाओं के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इनमें से अगर हम करेंगे कि 2019 से पहले यह संख्या 4120 थी, मतलब 2019 से पहले आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल नंबर 370 का एक धारा है 35A, ये लागू थी। अब हमने इस धारा 35A को निरस्त कर दिया है, रद्द कर दिया है, इसलिए अब जम्मू कश्मीर के भी 87 मेंबर यानी 87 मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और इस प्रकार कुल मेंबर्स की संख्या कितनी हो जाती है? 4809। क्लियर है मेरे बच्चों? कितनी हो जाती है? 4809। क्लियर है? चलिए, अब राष्ट्रपति के चुनाव की हम विधि को समझते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव की विधि कैसी होती है। क्लियर है? चलिए, अब इसको एक काम और कर सकते हैं हम लोग कि इससे पहले हम चुनाव की विधि को समझें। इससे पहले कि हम चुनाव की विधि को समझें, हम राष्ट्रपति के लिए अहर्ता को समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में अहर्ता क्या क्या होगी। ठीक है, हम यही समझने का प्रयास करते हैं। चलिए मेरे बच्चों, तो हम लोग समझते हैं कि हमारे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अहर्ताएं कौन से आर्टिकल में है। पहली बात तो 58 में एलिजिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट कैंडिडेट की बात की गई है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अहर्ताओं का मतलब होता है एलिजिबिलिटी। क्लियर है? अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम सीधे सीधे आर्टिकल नंबर 54 से 58 में क्यों चले गए? क्योंकि आर्टिकल 55 में चुनाव की रीति बताई गई है, प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बताया गया है। अब उसको हम समझेंगे। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कौन कौन व्यक्ति चुनाव में भाग लेगा, कौन चुनाव लड़ सकता है, ताकि हमें यह समझ में आए। उसके बाद ही तो चुनाव करवाएंगे ना, पहले नामांकन भरवाएंगे, उनके अहर्ताएं देखेंगे, उसके बाद हम क्या करवाएंगे? चुनाव करवाएंगे। तो आर्टिकल 58 में अहर्ताएं बताई गई हैं, और अहर्ताओं में यह बताया गया है मेरे बच्चों, सबसे पहली अहर्ता यह है कि वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का क्या हो मेरे बच्चों? नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया। क्लियर है? अरे क्लियर है? दूसरा हमें कहा गया है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। क्लियर है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति 34 साल 11 महीने और 28-29 दिन का भी है, तब भी वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। उसे कंप्लीट करनी होगी 35 ईयर की एज। तीसरा अगर हम देखें मेरे बच्चों, तो तीसरा महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो कहता है कि वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। वह लोकसभा की सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। क्लियर मेरे बच्चों? योग्यता रखता हो, यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि अगर वो लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता ही नहीं रखेगा तो फिर कैसे काम चलेगा भैया? लोकसभा, राज्यसभा और दोनों सदनों को कंट्रोल करेगा राष्ट्रपति। क्लियर है? और लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने का मतलब यह हुआ कि वह लोकसभा का चुनाव लड़ने की योग्यता रखता हो। यहां जीतने की कोई मामला नहीं कि जीता हो हारा हो, ऐसा कोई मसला नहीं, सिर्फ वह योग्यता रखता हो। क्लियर है? और आर्टिकल नंबर 4 अगला पॉइंट नंबर जो 4 है वह कह रहा है कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूं, अगर मैं एक क्या हूं? गवर्नमेंट टीचर, और मुझे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो मैं क्या हूं? मैं लाभ के पद पर हूं। तो मुझे
पहले राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए पहले मुझे उस शिक्षक के पद से इस्तीफा देना होगा। इस्तीफा देने के बाद में चुनाव लड़ूंगा। चुनाव में अगर मैं जीत गया तब तो मैं राष्ट्रपति, और अगर मैं हार गया तो आपको पता होगा शिक्षक भी पद भी गया और राष्ट्रपति भी नहीं मिला। समझ में आई कि नहीं? तो ये चीजें होती है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है लाभ के पद पर। अब लाभ के पद कौन से नहीं होते हैं? लाभ के पद कौन से नहीं होते हैं? तो हमारे संविधान में बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति क्लियर है, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद मंत्री, संघ के मंत्री मतलब प्रधानमंत्री भी और अन्य मंत्री भी, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो आपका हेल्थ मिनिस्टर हो। क्लियर है? संघ के सभी मंत्री। उसके बाद में राज्यों के राज्यपाल मेरे बच्चों, राज्यपाल, उसके बाद में उपराज्यपाल। ये जितने पद मैं आपको बता रहा हूं इन सभी को ऐसा बताया गया है संविधान में कि ये सेवा क्षेत्र के पद होते हैं, लाभ के पद नहीं होते। इसका मतलब है कि अगर कोई प्रधानमंत्री है और वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो वह बखूबी लड़ सकता है बिना प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिए। क्लियर है? जैसे रामनाथ कोविंद जी जो हमारे राष्ट्रपति बने थे, तो उससे पहले वो बिहार के क्या थे मेरे बच्चों? राज्यपाल थे। क्लियर है? तो बिहार के राज्यपाल अब राज्यपाल है तो पहले इस्तीफा दो, नहीं, इस्तीफा देने की आवश्यकता यहां पर डायरेक्टली नहीं है। आप इस लाभ के पद में नहीं गिने जाएंगे। क्लियर है? तो ये जो अहर्ताएं आप देख रहे हैं कि वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और वह किसी लाभ के पद पर ना हो। मैंने आपको बता दिया कि लाभ का पद कौन सा नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है। तो भारत का राष्ट्रपति लाभ का पद नहीं है, उपराष्ट्रपति लाभ का पद नहीं है, संघ के मंत्री, प्रधानमंत्री वगैरह ये लाभ के पद नहीं है, राज्यपाल लाभ के पद नहीं है और उपराज्यपाल भी मेरे बच्चों लाभ का पद नहीं है। अगर ये सब योग्यता आपके अंदर है तो आप क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों? आप भारत के राष्ट्रपति के लिए योग्य व्यक्ति हैं। भारत के राष्ट्रपति के लिए आप क्या है मेरे बच्चों? योग्य व्यक्ति हैं। क्लियर है? ये योग्यता होने पर। क्लियर है? अब दूसरा देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए। इतना सब कुछ होने से ऐसा नहीं कि आप राष्ट्रपति का चुनाव जो है लड़ ही लेंगे, ठीक है ना? इसके लिए अब हम लगाते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952, और वहां क्या कहा गया है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। वहां पर प्रोसीजर बताई गई है 1952 में, और आप देखिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव अधिनियम जो है, चुनाव अधिनियम 1952, ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है 1952 कि भैया आपको राष्ट्रपति का चुनाव अगर लड़ना है तो आपको दो काम करना पड़ेगा। पहला तो नामित व्यक्ति जो नामित करेंगे और दूसरे जो अनुमोदन करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको समझाता हूं। देखिए, प्रस्तावक बोल सकते हैं इनको, नामित की जगह प्रस्तावक। क्लियर है? अभी थोड़ा सा समझिए ध्यान से, खिचड़ी नहीं बनाना है दिमाग में, कि अगर ये व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, क्लियर है, तो इसके लिए ये क्लियर है कि वह संसद के कम से कम 50 विधायक या सांसद, विधायक और सांसद दोनों, मतलब संसद के 50 सदस्यों को वह जानता हो जो इस व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव रखेंगे कि हां ये व्यक्ति हमारे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। प्रस्ताव रखेंगे। और अनुमोदन करना मतलब प्रपोजल करना, ये जो होगा ये भी कितने व्यक्ति होंगे? 50। मतलब आप राष्ट्रपति का चुनाव तभी लड़ सकते हैं जब आप किसी राज्य के विधानसभाओं के विधायकों को या राज्य संसद के किसी सांसदों को, यानी कम से कम आप 100 विधायक या सांसदों को जानते हैं तो ही आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया? क्या कारण था? तो देखिए हुआ क्या कि पहले राष्ट्रपति का चुनाव मजाक बनकर रह गया था, है ना? पहले 2-2 मेंबर का, 1952 में 2-2 मेंबर का मामला था, है ना? फिर हमने चेंज किया और हमने 1974 में भी इसको बहुत ज्यादा प्रावधानित किया। और हमने क्या सोचा पता है आपको?
कि राष्ट्रपति का चुनाव कहीं क्या ना बन जाए, क्या ना बन जाए, मजाक ना बन जाए। क्योंकि बहुत प्रचलित एक व्यक्ति हुए धरपकड़ साहब, नाम था उनका धरपकड़। आप सोचेंगे कि इतनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़े कि राष्ट्रपति का चुनाव हारने का रिकॉर्ड उनके पास है, तब बताइए कि व्यक्ति क्या सोचेगा कि राष्ट्रपति का चुनाव 17 लोग, 35 लोग कभी कभी तो चुनाव में भाग लेते थे, और राष्ट्रपति का पद कोई मजाक तो है नहीं। इसलिए ये कह दिया कि अब वही व्यक्ति लड़ सकता है जो 50 लोगों से लिखवा सके कि हाँ ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल है, तभी वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। और इस प्रकार हम समझते हैं कि ये अधिनियम भी हमारा क्या हो जाता है मेरे बच्चों, लागू हो जाता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं चुनाव की विधि। देखिए अब चुनाव हमारा, मान लीजिए कि सारी योग्यता हमारे पास है, तब हमारे राष्ट्रपति कैंडिडेट को 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा करना होता है। जमानत राशि के रूप में जमा करना होता है आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। ये 15,000 रुपए जमानत राशि होती है। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में तय वोट का जो प्रतिशत है वो भी नहीं ला सकता है, तो ये जमानत राशि जब्त हो जाती है। इसी को आपने नाम सुना होगा, जमानत जब्त होना। तो जमानत जब्त होना यही प्रक्रिया है। उन्हें पहले ये जमा करना होगा, उसके बाद ही वह राष्ट्रपति के कैंडिडेट के लिए पूरी तरीके से चुनाव लड़ सकते हैं। तो चलिए मेरे बच्चों, हम समझते हैं कि हमारे राष्ट्रपति के चुनाव की विधि क्या होगी। सबसे पहले यह समझिए कि ये आर्टिकल कौन सा है। तो भारतीय संविधान का ये आर्टिकल 55 है, आर्टिकल 55 है। क्लियर है। 55 बताता है कि प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन क्या होगी, है ना। सांसद या विधायक यानी एमपीज और एमएलएज ये सभी मिलकर ही इस चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। उन सभी के मतों का मूल्य भी अलग अलग होगा, अर्थात जनसंख्या और उसके आधार पर ही इनके मतों का क्या होता है, मूल्य होता है। यहां लिखा हुआ है दोनों ही का मूल्य, हालांकि मतों का मूल्य क्या होता है मेरे बच्चों, अलग अलग होता है। जैसे विधायकों का मूल्य निकालना है, तो मुझे विधायकों का मूल्य निकालने के लिए क्या करना होगा मेरे बच्चों, सुने ध्यान से, कि मुझे टोटल, जैसे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश का अगर विधायकों का मूल्य निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, टोटल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, क्लियर है, यानी मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या से जितने भी टोटल मेंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अर्थात कुल निर्वाचित विधायकों से मुझे भाग देना होगा। विधायकों से मुझे क्या देना होगा, भाग देना होगा। कौन से विधायकों से, जो निर्वाचित हुए हैं, और गुणा करना होगा 1/1000 से। जब मैं मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या लूंगा और कुल निर्वाचित विधायकों को लूंगा, उससे भाग लगाऊंगा और 1/1000 से उसका क्या करूंगा, गुणा करूंगा, तो एक आंकड़ा निकल के आएगा और वही आंकड़ा हमारे एक विधायक के मत का मूल्य होगा। मैं आपको थोड़ा आगे और इसको विस्तार से समझाता हूं। एक बात और ध्यान रखिए, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए राज्य की जनसंख्या 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही ली जाती है। जैसे अभी जितनी जनसंख्या ना, उसका कोई मतलब महत्व नहीं है। यहां पर जनसंख्या का आधार क्या बनाया जाता है, 1971 की उस समय जितनी जनसंख्या थी उसी के आधार पर यहां पर होता है। क्लियर है। आगे हम लोग समझते, देखिए कि यहां पर अलग अलग मत होगा। सुनिए ध्यान से, प्रत्येक राज्य के एमएलए के मत का मूल्य अलग अलग होगा। देखिए यहां से अगर आप जाएंगे यूपीएससी 2018 प्रीलिम्स का पेपर जस्ट अभी आप निकालिए और देखिए कि यहां से ही प्रश्न पूछा गया है। क्लियर है कि प्रत्येक राज्य के एमएलए के मत का मूल्य अलग अलग होगा। जैसे उत्तर प्रदेश के एमएलए के मत का मूल्य कितना है, 208, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। और वही सिक्किम के जो एमएलए हैं उनके मत का मूल्य कितना है, केवल 7 है। क्लियर है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के 403 विधायक निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं, तो एक विधायक के मत का मूल्य 208 है और 403 टोटल विधायक हैं। तो हम समझ सकते हैं
कि उत्तर प्रदेश के विधायकों के वोटों का मूल्य कितना होगा, 83,884, 83,824 इनका क्या करते हैं, योगदान रहता है। सिक्किम के कुल 32 विधायक हैं, एक विधायक के मत का मूल्य कितना है मेरे बच्चों, 7 है। तो 32 गुना 7 यानी सिक्किम की जो जनसंख्या है या सिक्किम के जो लोग हैं वो कितने वोट का मूल्य दे सकते हैं, 224 वोटों का मूल्य है। सभी राज्यों की विधानसभाओं के कुल मत का मूल्य होगा 5.43 यानी 43 लाख, 5.43 लाख। सांसदों के मतों का कुल मूल्य विधायकों के मतों के कुल मूल्य के बराबर होना चाहिए। ये फैक्टर मैं आपको आगे अभी समझाने का प्रयास करता हूं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग ये समझते हैं कि जीत के लिए कितने वोट चाहिए। पहले ये समझ लेते हैं कि इसमें प्रोसीजर क्या अपनाई जाएगी। ठीक है, आपको मैंने ये बताया कि राष्ट्रपति का चुनाव पहला तो अप्रत्यक्ष होता है। पहला क्या होता है, अप्रत्यक्ष। दूसरा हम ये कहेंगे गुप्त मतदान द्वारा होता है। कैसे मतदान द्वारा मेरे बच्चों, गुप्त मतदान द्वारा होता है। और तीसरा मैंने आपको क्या बताया, तीसरा मैंने बताया कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। क्लियर है? और इसके बाद अगर हम समझेंगे तो एकल संक्रमणीय या संक्रमणीय की जगह अगर हम अगला वर्ड अच्छा यूज करेंगे तो हस्तांतरणीय मत प्रणाली, ट्रांसफरेबल मत प्रणाली। क्लियर है? तो मैंने आपको अप्रत्यक्ष समझा दिया, पता ही नहीं है कि जनता का प्रतिनिधि किसको वोट दे रहा है। दूसरा गुप्त मतदान, किसी को पता नहीं होता कि कौन किसको वोट दे रहा है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या कि हमारे प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। और एकल हस्तांतरणी का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए 3 कैंडिडेट्स खड़े हैं ए, बी और सी, और हमारा एक सांसद इनमें से किसी को वोट दे रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो मतपत्र दिया जाता है उसमें वरीयता क्रम भरा जाता है। वरीयता क्रम का मतलब कि ये सांसद इन तीनों कैंडिडेट्स में से सबसे ज्यादा किसको पसंद करता है। जैसे मान लीजिए कि इस सांसद ने ये मतपत्र भरा है तो पहले वरीयता क्रम में उसने डाल दिया सी। इसका मतलब है कि जब पहले राउंड की मतगणना होगी तो उस राउंड में सबसे पहले इनका मत किसको जाएगा, ए को। उसमें क्या होता है कि यदि ए 50% से कम वोट लेकर आया या सबसे कम वोट लेकर आया तो इसको पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर इन दोनों के साथ मत प्रणाली को आगे क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। क्लियर है? इसी का नाम है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि वीवी गिरी के समय दूसरे राउंड की मतगणना हमको करना पड़ी थी। क्लियर है? तो ये विधि होती है वरीयता क्रम में कि किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाता है मेरे बच्चों। और जीत के लिए आपको ध्यान रखिए, जीत के लिए 50% या इससे अधिक, 50% से अधिक मतलब 51% जिस व्यक्ति ने वोट हासिल कर लिए वह जीत जाता है और वह राष्ट्रपति का पद क्या करता है, प्राप्त करता है। एकल संक्रमणी वही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है। वरीयता क्रम में रैंक करते हैं। जीत के लिए वैध मतों का आधे से अधिक मतलब 51% वोट अगर मिल गया तो वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा पूरा सिस्टम था मेरे बच्चों, किसका, राष्ट्रपति के चुनाव का। यानी हमने यहां पर क्या कर लिया है, चुनाव में पार्टिसिपेट करवा के राष्ट्रपति को जिता दिया है। क्लियर है? चलिए, तो अब हमारे राष्ट्रपति का हमने क्या कर लिया है, इलेक्शन कंप्लीट कर लिया है, उन्हें पद पर बिठा दिया है। अब पद पर बैठने से ठीक पहले चलते हैं। पद पर बैठने के ठीक पहले आर्टिकल नंबर 60 की चर्चा हमें करना पड़ेगी, जहां पर राष्ट्रपति का शपथ एवं प्रतिज्ञान है। शपथ एवं क्या है मेरे बच्चों, प्रतिज्ञान। यानी राष्ट्रपति जो है वो पद पर बैठने से पहले क्या लेंगे, ओथ, शपथ लेंगे। तो आर्टिकल 60 में बताया गया है कि राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष क्या लेंगे मेरे बच्चों, क्या लेंगे, शपथ लेंगे। क्लियर है, बात समझ में आई? क्या लेंगे, शपथ लेंगे। लेकिन अगर भारत के सुप्रीम कोर्ट CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मौजूद नहीं है तो जो भी उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति होंगे
उनके समक्ष या सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज के समक्ष जो है वे क्या लेंगे, शपथ लेंगे। क्लियर है मेरे बच्चों। अब फिर मुझे आर्टिकल आपको 56 में ले जाना पड़ेगा। 56 में पदावधि बताई गई है कि राष्ट्रपति कितने समय के लिए अपना पद धारण करेंगे, तो वे 5 वर्ष के लिए पद धारण करेंगे मेरे बच्चों। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए, क्योंकि ऑफिस ऑफ द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस जो है वो कितना है? 5 वर्ष का है। वो 5 वर्ष के लिए पद धारण करेंगे। क्लियर है मेरे बच्चों? कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। हालांकि आर्टिकल नंबर 61 का उपयोग महाभियोग के लिए किया गया है। महाभियोग अर्थात अगर ये राष्ट्रपति अपने संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें 5 वर्ष से पहले हटाया भी जा सकता है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? महाभियोग प्रक्रिया। और ये महाभियोग प्रक्रिया हमने मेरे बच्चों कहां से ली है? अमेरिका के संविधान से ली है। क्लियर है? महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? अमेरिका के संविधान से ली है। तो क्या वो व्यक्ति अगर उसकी मर्जी से चाहे तो पद छोड़ सकता है? बिल्कुल। वह अपना त्यागपत्र कभी भी उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। किसको सौंप सकता है? उपराष्ट्रपति को। क्लियर है? यदि उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं है तो वह सीजेआई को भी अपना क्या सौंप सकता है? इस्तीफा सौंप सकता है। क्लियर है? ये है हमारे राष्ट्रपति। इससे आगे आप पार्ट 2 में देखिएगा कि इससे आगे की और प्रक्रिया, क्योंकि 72 बचा है ना। आपको देखिए बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल 71 बचा, 72 बचा है, 111 बचा है, 123 बचा है, 352 बचा है, 356 बचा है, 365 बचा है, 360 बचा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है जिनको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।